राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य बताई, लेकिन राजनीतिक बयानों का सिलसिला लगातार इसे लेकर जारी है। विपक्ष के सवालों का बीजेपी ने जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस बारे में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। सोमवार शाम को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में जानकारी दी। Announcement by the chair. The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा का मौका मिला। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता करनी चाहिए। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है और इसमें किस किस की हिस्सेदारी है अभी ये पता चलना बाकी है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी तब सब खुलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो सारा दिन काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य का तो कारण नहीं लगता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। धनखड़ 16 जुलाई 2022 को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे। 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 710 में से 528 वोटों से हराया था। ये 1992 के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ी जीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड को लेकर यूपी सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिका में दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाने के यूपी सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दोनों पक्ष को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया गया है, उस पर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे ढाबा के मालिकों को और दुकान के मालिकों को डिस्प्ले करना होगा, उनको प्रदर्शित करना होगा अपने दुकान के। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। बार कोड लगाने के निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उस पर मोहर लगा दी है और सबकी को आवश्यक है कि बारकोड के माध्यम से अपनी पहचान को स्पष्ट करें और जिस व्यक्ति को आवश्यक समझे उसको स्कैन करके देख सकें। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका स्वागत है और ये लगातार जो खबरें आ रही थी कि
जो कांवड़ यात्री सहित कोई भी तीर्थ यात्री उस रास्ते से जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती थी। तो आज माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद इसमें सरकार का जो फैसला था उसे सही ठहराया है और हम इसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दुकानों में QR कोड पर रोक की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 8 जुलाई से ढाबों और रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उधर दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया और सभी विपक्षी सांसद SIR के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के बड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे लोकतंत्र का कत्ल बताया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया का विरोध अब संसद तक पहुंच चुका है और देश की कई विपक्षी पार्टियों ने इस पर एक साथ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही चुनाव आयोग के SIR के मुद्दे पर हंगामा हुआ। कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए। शिवराज सिंह चौहान बोलते रह गए कि किसानों के मुद्दे पर तो कम से कम बात कर लेते हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा रुका नहीं और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि इसके बाद विपक्ष ने पहले से संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी और वो बाहर आकर हाथों में तख्तियां लिए विरोध करने लगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर ID चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है वो 5 मिनट में बना देते हैं। सदन के बाहर प्रदर्शन में अमूमन सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ विरोध कर रही थी। इस दौरान सियासी तस्वीर भी देखने को मिली, जिसमें अखिलेश यादव के बगल में खड़े होने के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंचे, साथ में मीसा भारती भी थी। प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रियंका गांधी और DMK की कनिमोझी करुणानिधि भी मौजूद थी। विपक्षी दल इस एक्सरसाइज को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष गुंडागर्दी पर उतर आया है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है। लाखों मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा अगर ये SIR चलता है तो ये एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। इस पे सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और SIR पर रोक लगनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। तो इनको लग रहा है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मेरे वोट बैंक है। वही अभी से चिंता सताई है ममता बनर्जी को। कहीं न कहीं दाल में काला है, तभी तो ये चिंता सता रही है। जिस तरह से बिहार से निकलकर ये मुद्दा दिल्ली तक जा पहुंचा है और देश भर की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे लग रहा है कि अब इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने NDA के खिलाफ एजेंडा बना लिया है, क्योंकि बिहार के बाद बाकी राज्यों में भी ये प्रक्रिया लागू होगी। तो बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और बवाल काटा। SIR के खिलाफ विपक्ष के विधायकों ने बहस करने के बजाय कुर्सी और टेबल तोड़ने की कोशिश की। स्पीकर बार बार समझाते रहे, लेकिन विपक्ष ने एक नहीं सुनी। बिहार में अब कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर आ गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा के भीतर विपक्ष के हंगामे की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। लोकतंत्र के मंदिर में जहां बहस और चर्चा से समाधान निकलता है, वहां सदन में विपक्ष कुर्सी उछाल रहा है। विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। कुर्सी की लड़ाई में सदन में कुर्सी फेंकी जा रही है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर जमकर बवाल काटा। विपक्ष के बवाल के चलते पहली पाली में दोनों सदनों में हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई और दूसरी पाली भी हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने फिर कुर्सी टेबल तोड़ने की कोशिश की। आप खुद देखिए तस्वीरें। विपक्ष ने SIR के मुद्दे पर किस तरह से सदन में बवाल काटा है।
विधानसभा में कुर्सी तोड़ने की कोशिश हो रही है। विधायक कुर्सी और टेबल के साथ कुश्ती कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल को उठा लिया है। स्पीकर नंदकिशोर यादव विपक्ष के विधायकों को ऐसा करने से रोकते रहे, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष की एक नहीं सुनी। विपक्ष SIR पर चर्चा को लेकर अड़ा रहा। मार्शल ने जब विधायकों को रोकने की कोशिश की तो विपक्ष के विधायक मार्शल से ही भिड़ गए। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में विपक्ष को बोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बोलने के बजाय वो सदन के वेल में पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। सदन के बाहर विपक्ष ने काले कपड़े में SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत हाई है। विपक्ष के विधायक हर हाल में SIR पर बहस चाहते हैं। इस बीच दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में EC की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में बिहार में जारी SIR का बचाव किया। निर्वाचन आयोग ने बताया SIR के तहत 90% से अधिक मतदाताओं ने नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। आयोग गरीब, हाशिए पर मौजूद वर्गों पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं। ECI ने कहा, आधार को 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करता। ECI ने ये भी स्पष्ट किया है कि उपलब्ध कराई गई दस्तावेजों की सूची संकेतात्मक है, न कि अंतिम। आयोग ने ये भी कहा, ये पहला मौका है जब सभी राजनीतिक दलों ने इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी की है। ये पहल जनता के भरोसे को बहाल करने की कोशिश है। SIR पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर SIR पर अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। बिहार में कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। गोंडा में कहा कि मैं वामपंथियों को खुला चैलेंज देता हूं कि हमारे नंदिनी नगर में हो रही कथा में आए, सनातन पर बहस कर लें। उन्होंने राहुल गांधी को भी चैलेंज किया। कहा कि राहुल गांधी नंदिनी नगर आए, सनातनी बनकर भेजेंगे, बना करके भेजेंगे। और आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने कल CM योगी से मुलाकात की थी। आज ये बयान आया। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रायबरेली से सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं वामपंथियों को खुला चैलेंज देता हूं, कथा हो रही है, राहुल गांधी नंदिनी नगर आए, सनातनी बनाकर भेजेंगे। हमने तो राहुल गांधी को भी चैलेंज दिया है। हम तो वामपंथियों को भी चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी को भी चैलेंज करते हैं। ये अगर तुमको सनातन से इतनी नफरत है, मनु से इतनी नफरत है, मनुस्मृति से इतनी नफरत है, और नंदिनी नगर में अपनी बात रखो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, तुम कोई बात नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर एक सप्ताह तुम इस नंदिनी नगर अयोध्या में रह जाओगे तो तुम सनातनी बन करके यहाँ से जाओगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कल CM योगी से मुलाकात की थी। CM योगी से मुलाकात पर कहा कि वो 31 महीने बाद CM योगी से मिले हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। CM से मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, सिर्फ पुरानी बातें और संबंध पर बात हुई। 2023 जनवरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने सनातन को लेकर राहुल गांधी को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस पर क्या पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो हर हर महादेव के जयघोष के साथ कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह से निकाली जा रही है। पूरा देश कांवड़ियों के साथ शिव भक्ति में जैसे रम सा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भोलेनाथ के भक्तों का जोश हाई। वीर बजरंगा शंकर भगवान की बम बम भोले की जयकारों की गूंज। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। बुधवार को देवों के देव महादेव को समर्पित सावन शिवरात्रि है, जिसको लेकर भोलेनाथ के भक्तों का जोश हाई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने तिलक लगाकर कांवड़ियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि दिल्ली पहुंच रहे भक्तों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। की दिक्कतें होती हैं, सफाई नहीं हो पाती है, कर्मचारी नहीं मिलते, शौचालय नहीं मिलते, पानी के टैंकर नहीं मिलते हैं, सुरक्षा नहीं मिल पाती है, लाइट की व्यवस्था, हर प्रकार से कांवड़ समितियां परेशानी में थी। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 3-4 साल के कांवड़ आयोजनों के बिल भी पेंडिंग है, पिछली सरकारों ने उनकी पेमेंट नहीं दी। इस प्रकार की हालत देखते हुए हमने अपनी कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि इस बार जरा सी भी दिक्कत हम किसी भी कांवड़ समिति को आने नहीं देंगे। उधर बारिश भी शिव भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। दिल्ली में बारिश के दौरान भी कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु शिवालय पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शास्त्री पार्क के पास की, जहां से आप देखें कि भोले के भक्त आपको शिव कांवड़ यात्रा लेकर जाते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से भोले के भक्त जो हैं वो अभी नजर आ रहे हैं और बारिश के बीच ये आस्था और शिव भक्ति का एक अनोखा रूप आप देख रहे होंगे कि जब भगवान की आराधना के लिए ये भोले के भक्त कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं तो चाहे बारिश हो या तूफान हो, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं आती। निरंतर ये जो यात्रा है वो चलती हुई आपको नजर आ रही होगी। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? हरिद्वार। हरिद्वार से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली मैडम। दिल्ली। और क्या मन्नत से लेकर जा रहे कांवड़ यात्रा? मैम अच्छा मैम। क्या कह रहे हो? अच्छा। क्या 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 मांगा है भोलेनाथ से? मांगे तो ये बस क्या मांगा, कुछ मांगा कुछ भी नहीं। बारिश हो रही, बारिश में भी आप लोग चल रहे हैं? बारिश में भी चल रहा है, अब जाना तो है ही है दिल्ली, अब क्या करें। वैसे तिलक नगर जाना अब तो कल सुबह तक तो यहाँ पर तो जाना है। और आप देखिए तो यहाँ पर और भी लोग हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं? अभी तो हरिद्वार से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मांगा भोले बाबा से? जो है मन में है। मन में है तो मन में है और ये आस्था है। तो आप देखें बारिश के बीच भी शिव भक्तों की आस्था में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। वहीं अयोध्या में कांवड़ियों का स्वागत फूलों से किया गया। अयोध्या प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। कांवड़ यात्रा रूट कांवड़ियों के रंग में रंगा हुआ है। मेरठ में कांवड़ियों के स्वागत का अनोखा अंदाज देखने को मिला। मेरठ में बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। अनोखे अंदाज में स्वागत देखकर शिव भक्तों ने भी योगी योगी के नारे लगाए। पुष्प वर्षा का अनोखा अंदाज देखकर माहौल भक्तिमय हो गया। कांवड़ यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई दी। श्रद्धालु कांवड़ पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगाकर कांवड़ लेकर आए और काफी खुश भी दिखे। उधर बड़ी संख्या में शिव भक्त नीलकंठ पहुंच रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने अब तक जलाभिषेक कर लिया है। अभी भी शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है।
तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों के बीच अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लखनऊ में कॉल सेंटर शुरू किया गया है। रिपोर्ट देखिए। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद की मुहिम। छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है। लखनऊ में शुरू किया सनातन कॉल सेंटर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों के बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में एक सनातन कॉल सेंटर शुरू किया। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण से पीड़ित परिवारों और व्यक्तियों को मदद प्रदान करना है। अब एक कॉल सेंटर यहाँ पर खोला गया है और ये कॉल सेंटर हिंदू रक्षा परिषद विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा खोला गया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर मैं अपना वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि यहाँ पर देखा छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरण के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250215363, ये नंबर देखिए। अवैध धर्मांतरण के शिकार लोग इस कॉल सेंटर में सीधा अपनी आप बीती साझा कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद परिषद के सदस्य पीड़ित परिवार से संपर्क करके उनकी मदद करेंगे। कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जब कॉल आता है उसके बाद क्या करते हैं? हमारे पास अगर किसी पीड़ित का कॉल आता है तो हम पहले उसकी जानकारी लेते हैं कि वो कहाँ से है और उसके बाद उसकी क्या समस्या है, हम उसकी समस्या सुनते हैं। फिर उसका धर्मांतरण कैसे कराया जाता है वो हमें बताती हैं। फिर उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताते हैं। फिर जो प्रदेश लेवल के होते हैं फिर उनको हम बताते हैं। विश्व हिंदू परिषद का ये कॉल सेंटर 24 घंटे सक्रिय रहेगा और पीड़ितों की शिकायत पर तुरंत मदद करेगा। परिषद का ये भी कहना है कि वो जिला प्रशासन को भी इन मामलों की जानकारी देंगे ताकि समय पर सही कार्रवाई हो सके। जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल थे, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये देश ही में नहीं विदेशों में है। ये सब मिलकर के 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना बना चुके हैं। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसलिए सनातन हेल्पलाइन का वर्किंग किया है कि कहीं से कोई भी फोन करेगा, नंबर हमारे पदाधिकारियों के पास होगा। जैसे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, इधर छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है। आगरा का देखिए धर्मांतरण का अलग से लाइन है। उधर विपक्ष इस पूरे अभियान को भाजपा की साजिश बता रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। अरे भाई ये बताइए कि 10 साल होने जा रहा है योगी जी को प्रदेश में, ठीक है, 11-12 साल देश के प्रधानमंत्री जी को हो गया और अभी तक इस पे रोक नहीं लगा पाए। अभी तक रोक नहीं लगा, इसको इंतजार कर रहे थे। अभी तक क्यों नहीं रोक लगा? इसलिए कि 2027 की चुनाव की रूपरेखा तैयार हुई, पटकथा लिखी जा रही है, जनता को फिर से बांटने का काम किया जा रहा है। जनता बटेगी नहीं, अब मुद्दों पर वोट करेगी, विकास पर करेगी, महंगाई पर करेगी, बेरोजगारी पर करेगी, भ्रष्टाचार पर करेगी, कानून व्यवस्था पे करेगी। देखिए, ये अवैध धर्मांतरण का जो पूरा मॉडल है, हिटलर के जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी, लव जिहाद की कैंपेन। वही कैंपेन बीजेपी आरएसएस पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में चला रही है। हमारे देश में ऑलरेडी एक ऐसा सख्त कानून है कि अगर कोई फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी धर्म में हो रहा है, तो जो ब्लड रिलेटिव है वो कंप्लेंट करेंगे, उस पर एक्शन होगा और एक्शन होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। इस कॉल सेंटर में देश भर के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल समेत 20 राज्यों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। हर डेस्क पर पुरुष और महिला कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि धर्मांतरण के पीड़ितों को तेजी से मदद दी जा सके। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। कल से भारत पाक सीमा पर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है और सीमांत इलाके में सेना के विमान एक बार फिर से गरजते हुए दिखाई देंगे। 23 से 25 जुलाई के बीच एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी। जोधपुर और बाड़मेर के बीच बड़े इलाके में युद्धाभ्यास होगा। अभ्यास के लिए नोटम का ऐलान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस इलाके में लगातार अभ्यास जारी। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है पश्चिमी सीमा से, जहां पर भारत पाक सीमा के बिल्कुल ठीक नजदीक ये अभ्यास होना है, जो चर्चाओं में इसे लेकर नोटम जारी किया गया है।
भारतीय वायुसेना ये अभ्यास करने जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर है। हितेंद्र, क्या जानकारी इस अभ्यास को लेकर? जी हेमंत, 23 तारीख से यानी कल से जो है ये 3 दिवसीय अभ्यास जो है ये शुरू होने वाला है। तो इसमें भारतीय वायुसेना जो है बाड़मेर और जोधपुर सेक्टर जो है उसके बीच अभ्यास करेगी। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जो है बीच में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में जो है पूरे इलाके में कोई ना कोई एक्सरसाइज हो रही है। और ये सिर्फ एक तरफ नहीं, यहाँ नहीं, और दूसरी तरफ भी इसी तरह का मंजर है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो कल से शुरू हो रही है और इसके लिए नोटम पूरे इलाके में जारी किया गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच की जो सीमाएं हैं, हवाई सीमाएं हैं, वो वैसे भी डिफंक्ट हैं, काम नहीं कर रही हैं उस तरीके से। और इस इलाके में खास तौर पर नोटम जारी किया गया है कि कोई और अन्य विमान जो है एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स के अलावा जो है और कोई विमान यहाँ ना आए, इसके लिए जो है ये नोटम जारी किया गया है। और इसे नोटिस टू एयरमैन बोलते हैं। और इसमें जो है किसी हवाई इलाके को जब खाली किया जाता है तो उसके लिए जो है नोटम जारी किया जाता है। तो इसमें जो है कई तरह के विमान भी जो है, राफेल, सुखोई, इस तरह के जो है जगुआर, इस तरह के विमान जो है इस एक्सरसाइज में शामिल होने वाले हैं। और काफी इम्पोर्टेंट जो है, काफी महत्वपूर्ण ये जो है एक्सरसाइज मानी जा रही है। और ये लगातार जो है, जैसा मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।